तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। बच्चों हमने पिछले जो हमारा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर देखे थे। वहाँ हमने देखा था कि जो काइनेटिक एनर्जी है सिंगल मॉलिक्यूल की, वो हाफ एम वी स्क्वेयर का जो एवरेज था दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर था। और यदि हम उसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखें एक्स वाई और जेड के, तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूल की होती है, वो उससे हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर एक्स प्लस हाफ एम वी स्क्वायर वाई प्लस हाफ एम वी स्क्वायर जेड। और ये बच्चों कितनी होती थी? ये होती थी बच्चों इक्वल टू 3/2 के बीटा टी के। ठीक है, तो फॉर अ गैस इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर टी we can say कि the average value of energy will be half mv square x plus half vy square plus half mv z square in component form if you want to write. But as we know कि there is no preferred direction of molecules, they can move randomly, so we can say कि this 3/2 k beta t, which is the sum of all three terms, it is equally distributed in all three directions, and each term, that is why half mv square x and half mv square y and half mv square z, that each energy term will be equal to half k beta t, and from here the law of equipartition of energy is formed or set. So we know students कि a molecule free to move in a space has 3 degrees translational degree of freedom. स्पेस में 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, मतलब उसके कोऑर्डिनेट को बताने के लिए हमको उसकी पोजीशन को बताने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है स्पेस में। उसको हम मतलब हमारी 3 डायरेक्शन में कहीं भी वो मूव कर सकता है, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है बोलते हैं स्पेस में यदि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो। और जैसा कि हमारा ये पार्टिकल भी मूव कर रहा था, ये मॉलिक्यूल भी मूव कर रहा था, और हमने अभी अभी देखा कि प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, हर एक टर्म कंट्रीब्यूट कर रही है। और वो टर्म जो है वो यहाँ स्क्वायर टर्म है, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर, हाफ एम वी जेड स्क्वायर। तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में एक टर्म जुड़ी हुई है, और वो जो वेरिएबल है मोशन का, खासतौर से जहाँ जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर टर्म है हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ। जैसे हाफ एम वी स्क्वायर एक्स, और उसी तरह वी वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में हाफ एम वी स्क्वायर वाई और हाफ एम वी स्क्वायर जेड। तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ एक वेरिएबल का जो स्क्वायर है, स्क्वायर टर्म जुड़ी हुई है मतलब। और थर्मल इक्विलिब्रियम में एवरेज ऑफ ईच टर्म, हर जो टर्म है उसका एवरेज है। ये जो ब्रेसेस में बताया गया है बच्चों, ये जो बताया गया है ये एवरेज को बताया गया है, एवरेज। तो हर उस स्क्वायर टर्म का जो एवरेज है वो कितना है, हाफ के बीटा टी है, क्योंकि सिमिलरिटी के आधार पर हमने ये 3/2 के बीटा टी जो टोटल एनर्जी थी उसको हमने 3 डायरेक्शन में बांट दिया था। और हमको इस तरह से जो काइनेटिक एनर्जी थी यहाँ पर स्पेशली, क्योंकि गैस की बात कर रहे थे तो उसमें काइनेटिक ही थी प्योर, तो वो 3 भागों में बटी हुई थी मतलब। तो उसी को हम बोलते हैं कि, और ऐसा हुआ था क्योंकि वो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थी उसकी। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब मूव करने की स्वतंत्रता, कितने तरीके से वो मोशन कर सकता है, उसकी मोड विधा, कितने मोड में कितनी विधाओं में वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है। मतलब एनर्जी कितने तरीके से बटेगी ऐसा भी बोल सकते हैं हम, कितने हिस्सों में बटी हुई, कितनी मोड में बटी हुई है। तो यहीं से लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन को हम स्टेट करते हैं कि इन इक्विलिब्रियम द टोटल एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल पॉसिबल एनर्जी मोड्स, with each mode having an average energy equal to half k beta
टी। ओके, मीन्स हम इसको दूसरे शब्दों में ऐसा बोलते हैं, ये याद रखिए आप कि एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ के बीटा टी। एनर्जी एसोसिएटेड विद, ये याद रखिए मेरा वाला स्टेटमेंट, कि एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच मॉलिक्यूल ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, ईच मॉलिक्यूल ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ के बीटा टी। ये मैं बार बार यूज करूंगा ये वाला स्टेटमेंट, क्योंकि मेरे को थ्योरी पकड़ कर आना था ऊपर से, प्रीवियस चीज से रिलेट करना था 3/2 के बीटा टी से और हाफ एम वी स्क्वायर एवरेज से। तो ये सब एवरेजेस हैं, उसको मैंने तीन उसमें लिखा, जैसे मैंने लिखा था आपको वी स्क्वायर एवरेज इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर एवरेज प्लस वी जेड स्क्वायर स्क्वायर। तो उस आधार पर मैं इसको लिख के और फिर वहां से रिलेट किया हूँ। स्टेप्स बढ़ेगी इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको शॉर्ट किया हूँ, लेकिन आप समझ गए होंगे। इसलिए वहां से रिलेट करके इस तरह का स्टेटमेंट आया है कि इन इक्विलिब्रियम द टोटल एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल पॉसिबल एनर्जी मोड्स, दैट इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम्स, with each mode having an average energy half के बीटा 2। तो इस स्टेटमेंट को मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम ईच मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल, एनर्जी एसोसिएटेड पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल इज हाफ के बीटा टी। ये ज्यादा मेरे को अच्छा स्टेटमेंट लगता है, ये आप याद रखिएगा। एनर्जी एसोसिएटेड विद per degree of freedom per molecule is half के बीटा t. That is better statement to for further reference. Now, as I explained you, अभी तो हमने जो समझा था, जो हमने प्रेशर का भी इक्वेशन लिखा वाला, उसमें हमने मोनोएटॉमिक टाइप का केस ले लिया है शायद। तो मोनोएटॉमिक केसेस जो होती हैं, जैसे आर्गन वगैरह हो गई, उनमें केवल 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, मतलब वो स्पेस में कहीं भी मूव कर सकता है, इधर जाए उधर जाए स्पेस में, तो उसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। लेकिन डायटोमिक गैसेस जो होती हैं, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, उनके बारे में क्या? तो क्या वे भी मूव कर सकते हैं स्पेस में? यस, मूव कर सकते हैं, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम उनमें भी होगी। लेकिन उसके अलावा क्या हो सकता है बच्चों, कि जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड दोनों जो एटम्स बंधे हुए होते हैं और मॉलिक्यूल बनता है, उस बॉन्ड जो एक्सिस की तरह हो सकता है, जो और वो जो बॉन्ड होता है, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड बीच में बॉन्ड है 2 मॉलिक्यूल, जैसे ऑक्सीजन है मान लो या नाइट्रोजन है, तो ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए, दोनों बंधे हुए हैं इस बॉन्ड से। तो हो ये सकता है कि ये रोटेट कर सकता है। ये जो मॉलिक्यूल है 2 एटम्स का, डायटोमिक मॉलिक्यूल बोलूंगा मैं इसे, ये क्या कर सकता है? रोटेट कर सकता है किन्हीं एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ इन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का यदि ये रिजिड रोटेटर की तरह यदि हम देखें, मतलब इसमें कोई वाइब्रेशन यदि नहीं हो रहे हैं आपस में, क्योंकि वाइब्रेशन वाला भी आगे आएगा, तो ये क्या हो सकता है? रोटेट हो सकता है। तो 2 इंडिपेंडेंट एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर सकता है। तो यहाँ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो होगी, मतलब इसके रोटेशन की विधा जो होगी, रोटेशन की विधि जो होगी, रोटेशन के मोड जो हो सकते हैं, कितने मोड में ये रोटेट कर सकता है? 2 मोड में रोटेट कर सकता है, या तो ऐसे या ऐसे, 2 तरीके से। कितने तरीके हो सकते हैं? जैसे मूव करने के स्पेस में 3 तरीके हो सकते हैं भाई, इसको स्पेस में मूव करेगा तो 3 तरीके होंगे। अच्छा, तो इसमें कितना 3 तरीके होंगे? तो 3 टर्म आ गई। ये किसके लिए आ गई? ट्रांसलेट, मूव करने मर सकता है, मतलब ट्रांसलेट हो सकता है। 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, ओके, ट्रांसलेशनल की। और आपका रोटेशन की कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई? रोटेशन की हो गई कितनी? 2। रोटेशन की कितनी हो गई? 2, क्योंकि रोटेट ये 2 विधाओं में कर सकता है। तो इस तरह से डायटोमिक मॉलिक्यूल की टोटल 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। ठीक है, ये इसी तरह से बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं, जो इनमें बॉन्ड ये वॉसिलेट भी कर सकता है, ये बॉन्ड के ये वाइब्रेशन भी हो सकते हैं इसके बॉन्ड में। तो बॉन्ड में यदि वाइब्रेशन हो सकते हैं, तो इसमें वाइब्रेशनल एनर्जी भी आ जाएगी। और वाइब्रेशनल एनर्जी की बच्चों 2 टर्म आएगी। एक तो मोशन वाली, जो उसमें एनर्जी मूव रहेगा, किसी वेलोसिटी से मूव करेगा, किसी वेलोसिटी से यदि मूव करेगा तो वो वेलोसिटी वाली स्क्वायर टर्म आएगी एक। और एक आ जाएगी वो, क्योंकि अपनी जगह वो भी बदलेगा, स्थान भी बदलेगा, तो ये आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी भी टर्म। तो ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और आ जाएगी, इसमें 2 टर्म और आ जाएगी। तो टोटल यदि रिजिड रोटेटर नहीं है, वाइब्रेशनल टाइप का है, तो इसमें कितनी हो जाएगी आपकी? ये टोटल 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल और 1
वाइब्रेशनल। लेकिन वाइब्रेशनल में क्या होता है बच्चों कि हाफ के बीटा टी कंट्रीब्यूट नहीं करता, ये करता है हाफ के बीटा टू इस टर्म के लिए, मोशन के लिए, और हाफ के बीटा टू ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ये जो अपने डिस्प्लेस होता है उसके लिए। तो ये हाफ के बीटा टी प्लस हाफ के बीटा टी दो करेगा तो ये फुल के बीटा टी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? फुल के बीटा टी। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आगे आपसे। तो इसमें क्या होगा बच्चों कि टोटल जो वाइब्रेशनल, यदि वाइब्रेशंस हो रहे हैं तो वाइब्रेशनल एनर्जी जो होती है उसमें के बीटा टी कंट्रीब्यूट होता है। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ के बीटा टी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम में, रोटेशनल की भी जो होती है वो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ के बीटा टी, लेकिन वाइब्रेशनल का जो कंट्रीब्यूट होता है वो के बीटा टी होता है। कितना होता है? के बीटा टी होता है। ठीक है, तो इसी आधार पर जो एंटिसिपेट किया गया था, अलग अलग स्पेसिफिक कैपेसिटी प्रेडिक्ट जो किया गया था, वो ये दिया गया था कि ये देखिए इसमें ज़्यादा तरीके से एब्जॉर्ब करता है एनर्जी, तो मोनो एटॉमिक गैस की स्पेसिफिक कैपेसिटी ज़्यादा होगी। दो तरह की होती है, सीपी और सीवी। किसी एक पर ध्यान दीजिए। मोनो एटॉमिक गैस की जो स्पेसिफिक कैपेसिटी है वो कम है, और डाई एटॉमिक की ज़्यादा हो गई, और ट्राई एटॉमिक की और ज़्यादा हो गई, क्योंकि इसके जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के तरीके हैं वो ज़्यादा है। एनर्जी जो है इसमें ज़्यादा तरीके से एब्जॉर्ब कर सकता है, ज़्यादा इक्विलिब्रियम आते तक। तो इसको हम अभी अगले क्लास में हम वो करेंगे, क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, गैसेस की, सॉलिड की और लिक्विड की। अगले वीडियो में मैं इसको बताता हूँ। अभी आप याद रखिए कि एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल इज हाफ के बीटा टी, लेकिन किसके लिए? ट्रांसलेशनल के लिए और रोटेशनल के लिए। वाइब्रेशन के लिए कितनी? के बीटा टी। और क्यों ऐसा होता है वाइब्रेशन के लिए? क्योंकि ये जब वाइब्रेट होता है तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी भी आती है इसमें, क्योंकि ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होता है और साथ में मोशन भी होता है इसमें। तो दो स्क्वायर टर्म आती है। तो हर स्क्वायर टर्म के लिए, जैसा कि थ्योरी में हमने देखा, हाफ के बीटा टी कंट्रीब्यूट होता है, तो फुल के बीटा टी चला जाता है। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, अभी अगली क्लास में मैं इसको अगले वीडियो में आपको देता हूँ कैलकुलेशन स्पेसिफिक कैपेसिटीज के, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम पर आधारित।